वेलकम बैक टू एरिया ऑफ एजुकेशन बाय सत्यम सिंह। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग। बेटा पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग क्या है बेटा? पावर शेयरिंग से क्या समझ में आ रहा है आपको कि शक्ति को बांटना। तो सिविक्स में शक्ति को क्यों बांटा जा रहा है? शक्ति को इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति को बांटना जरूरी है अगर वहां पे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं तो। ठीक है, ये इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी कंट्री में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं तो वहां पे पावर को डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत होगी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। फिर बेल्जियम की ज्योग्राफिकल एरिया, श्रीलंका की ज्योग्राफिकल एरिया, और उसके बाद से डाइवर्सिटी कैसी वहां पे है, मतलब पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कैसे है, उसके बारे में बात होगी। और क्या बात होगी बेटा? पॉलिसी कौन कौन सी उन्होंने अडॉप्ट की पावर शेयरिंग की। ठीक है, या किस कंट्री ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया और किसने नहीं किया। तो मेजर जो रहेगा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका के बारे में बात होगी, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, उसके बाद बात होगी वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एंड लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से। ठीक है बेटा, तो पहली बात आती है हमारी बेल्जियम की। बेल्जियम में बेटा 3 टाइप की कम्युनिटी रह रही थी। कौन कौन सी कम्युनिटी रह रही थी? फ्रेंच, डच और हमारी एक और कम्युनिटी जर्मन। ठीक है, अब जो फ्रेंच थे वो कहां पे रहते थे? वलूनिया रीजन में रहते थे। कहां रहते थे बेटा? वलूनिया रीजन में। और कितने परसेंट थे? 40%। कितने परसेंट? 40%। और डच डच कहां रहते थे? फ्लैमिश रीजन में। कितने परसेंट थे? 59%। कितने परसेंट बेटा? 59%। उसके बाद से एक ये जो आप डार्कर वे में यहाँ पे देख रहे हो, ज्यादा रेड है यहाँ पे, ये रीजन जो है यहां रहते थे अपने जर्मन। कौन रहता था बेटा? जर्मन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे देखिए। डच स्पीकिंग पीपल डच स्पीकिंग कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, वाइस वर्सा फॉर अ फ्रेंच। चलिए अब इसको डीपली समझते हैं। कह रहा है कि जो डच थे वो कंट्री में तो ज्यादा थे लेकिन कैपिटल में कम थे। वैसे ही फ्रेंच जो थे वो कंट्री में कम थे लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल में, ये है कैपिटल सिटी ब्रुसेल। ठीक है, यहां पे क्या था? यहां पे वो ज्यादा थे। कौन ज्यादा था? फ्रेंच ज्यादा थे। ठीक है, अब यहां देखिए, बेल्जियम इज ए स्मॉल फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब कह रहा है कि बेल्जियम जो है वो हरियाणा से भी एक छोटा सा देश है। ठीक है, जो कहां पड़ता है? वेस्टर्न यूरोप में। उसके बाद क्या कह रहा है? इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है, मीन्स यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। अलग अलग टाइप के पीपल, अलग अलग कम्युनिटी के पीपल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कम्युनिटी के रहते हैं वो तो आप आगे देखोगे ही। मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रेंच, डच और जर्मन। उसके बाद से देखो, बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विथ नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। मतलब फ्रांस के आसपास के जो देश हैं वो कौन से हैं? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है बेटा, ये तो हो गया उसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात। ठीक है, कि वो हरियाणा से छोटा है, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, और जो है उसकी नेबरिंग कंट्रीज नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग है। ठीक है, अब बात होती है कि एथनिक स्ट्रक्चर क्या था बेल्जियम का, कि मतलब वहां पे कौन कौन से कम्युनिटी के लोग थे और वहां पे कितने परसेंट वो थे। तो कह रहा है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज 40%, relatively rich and powerful, while the Dutch speaking community 59% got the benefit of development and education much later. The capital of the Belgium in the Brussels, where 80% people speak French while 20% speak Dutch. अब आप एक चीज समझो कि इस कंट्री में यहाँ पे 40% जो है वो कौन है? फ्रेंच है। 59% कौन है? आपके डच हैं। और बचे हुए 1% कौन है? आपके जर्मन है। और क्या कह रहा है कि हमारी जो कंट्री थी, हमारी बेल्जियम कंट्री में कैपिटल में ब्रुसेल में क्या हो रहा था कि फ्रेंच के लोग जो थे वो ज्यादा थे, 80% थे, और डच बोलने वाले लोग कम थे। ठीक है, लेकिन कंट्री में, ये तो कैपिटल की बात हो गई, लेकिन कंट्री में क्या था
कि फ्रेंच जो थे वो कम थे और डच जो थे वो ज़्यादा थे। अब सर जब डच ज़्यादा है और फ्रेंच कम है तो इसमें डरने की क्या बात है? तो बेटा जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे वो पावरफुल और रिच लोग थे, ठीक है। अब वो पावरफुल थे और रिच थे और उनको जो भी सुविधाएं होती थी क्योंकि वो कैपिटल सिटी में रहते थे तो जो भी पॉलिसीज थी वो उनको ज़्यादा जल्दी मिलती थी या फिर वो पॉलिसीज को इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे कि उनके लिए बेनिफिशियल होती थी, तो इसलिए उनको सारी फैसिलिटीज पहले मिल जाती थी और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन को बाद में मिलती थी। यहीं से क्या होता है, डच और फ्रेंच में लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। क्लियर बेटा? अब आगे देखो, minority French speaking community being relatively prosperous and powerful. In Brussels, the capital of Belgium, the French speaking people are majority. The power has been into the hands of French people for a longer period and benefited them for economic development and education. जो पावर थी बेल्जियम में, जो ब्रुसेल जो उनका कैपिटल था बेल्जियम का, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थी वो मेजॉरिटी में थी, मतलब ज़्यादा थी, और वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को जो था वो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कैसे? क्योंकि उनको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा मिली थी, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिकली कंडीशन थी वो ज़्यादा बेटर थी एज कम्पेयर टू डच कम्युनिटी। और एजुकेशन वाइज वो क्या थे? ज़्यादा पढ़े लिखे थे। क्लियर एवरीवन? तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा और जो इंसान पैसे वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है वो रूल करेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, आगे देखिए, द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वॉज बेटर रीड, मोर क्वालिफाइड एंड हैड एक्सेस मोर रिसोर्सेज देन द नेगेटिव डच पीपल। मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो क्या थी? ज़्यादा क्वालिफाइड थी और ज़्यादा रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ कर रही थी, इसीलिए वो आगे थी। ठीक है, उसके बाद से देखो क्या बोला, टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। मतलब क्या हो गया, क्या डिस्प्यूट हो गया? देखो, द सोशल डिस्पैरिटीज लेड टू टेंशन बिटवीन डच एंड स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 टू 1960। अब ये जो डिफरेंसेस है ना, पॉलिसीज फ्रेंच को ज़्यादा मिल रही है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फ्रेंच का ज़्यादा हो रहा है, और भी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है वो फ्रेंच को ज़्यादा मिल रही है, डच को पहले नहीं मिल रही है या साथ में नहीं मिल रही है, इक्वालिटी नहीं है। तो क्या हो रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई का कारण क्या था वो देखो। द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रीसेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। क्या हुआ बेटा कि अब एक चीज देख रहे हो कि तुम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच थी और पावरफुल थी, इसलिए उनको सारी फैसिलिटीज पहले मिल गई थी, लेकिन हमारी डच कम्युनिटी को ये सब चीजें नहीं मिल पाई, तो इसलिए उनका मूड खराब होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सिस्टर को या ब्रदर को सारी फैसिलिटीज मिल जा रही है जल्दी जल्दी, लेकिन तुमको मिल नहीं पा रही है, तो तुम्हारा मूड ऑफ होगा कि नहीं होगा? फिर तुम्हारे और इसके बीच में वर्सेस होगा, WWE होगा। हाँ तो होगा बेटा। ठीक है, अब इस टेंशन को हटाने के लिए पापा मम्मी क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। तो वैसे वहाँ की भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इस टेंशन को, डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के टेंशन को या फिर कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए मेजर स्टेप लेती है। क्या क्या लेती है? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला स्टेप है कि जो डच और स्पीकिंग पीपल हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ब्रुसेल में एक समान रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? एक समान रहेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है बेटा, जैसे कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट में दोनों में बातें चलती हैं, सेंट्रल कंट्रोल करता है स्टेट को, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सेंट्रल क्या करेगा? स्टेट को कंट्रोल नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट चलेगा और वहां पे फ्रेंच और डच दोनों एक समान रहेंगे। क्लियर एवरीवन? उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो एक समान रहेंगे। फिर और एक मेजर स्टेप्स क्या लिया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग culture, education,
लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मतलब कि वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया कि जिस भी कम्युनिटी को अपने लीडर्स को खड़ा करना है, अपनी कम्युनिटी के एजुकेशनल, रीजनल या कल्चरल प्रॉब्लम को बताने के लिए, वो अपना एक ग्रुप, एक अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, उसमें एक लीडर खड़ा कर सकते हैं जो उनके इशू को गवर्नमेंट को बताएगा। वहाँ पे मेजर 3 कम्युनिटी थी, फ्रेंच, डच और जर्मन। तो ये तीनों क्या कर सकती थी, कम्युनिटी फॉर्म कर सकती थी। इसी को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। और उस कम्युनिटी में एक लीडर होगा जो अपने पब्लिक की बातों को, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है या प्रॉब्लम रिलेटेड टू कल्चर, देयर लैंग्वेज, उन चीज़ों को बता सकता है, या अनइक्वालिटी के रिलेटेड। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे भी क्या होता है, अपने यहाँ पे भी कम्युनिटीज़ फॉर्म है। ठीक है, एसटीज़ के लिए, जनरल के लिए, सबकी कम्युनिटीज़ हैं जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो सर यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब एक टॉपिक हमसे छूट गया है, क्या कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया गया था, और वो जो चेंजेस हुए थे उसी को आप अभी ऊपर पढ़े हो। ठीक है, 4 चेंजेस जो ऊपर हुए थे उसी को आपने पढ़ा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये तो थी बेल्जियम की कहानी कि सर वहाँ पे डच और फ्रेंच कम्युनिटी में लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई होने के बाद क्या था कि एक रिवीजन लेते हैं कि वहाँ पे डच और फ्रेंच में लड़ाई हो रही थी सर, और लड़ाई होने के बाद से वहाँ पे लड़ाई का रीज़न था कि इक्वली जो पावर्स थी वो डिवाइडेड नहीं थी, और फ्रेंच भैया वहाँ पे मस्ती काट रहे थे, और जो डच थे वो मस्ती नहीं कर पा रहे थे, या फिर इक्वली मस्ती नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब गवर्नमेंट वहाँ की प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व की कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड की, चेंज की, और कुछ वहाँ पे पॉलिसीज़ निकाली जो आपने पढ़ा है कि पहली पॉलिसीज़ क्या है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेंट्रल में इक्वल रहेंगे। दूसरा कि स्टेट जो रहेगा वो सेंट्रल का सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा कि स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, जो ब्रुसेल का गवर्नमेंट रहेगा वो एक अलग गवर्नमेंट रहेगा जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और लास्ट हमने पढ़ा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म होगी कि हर कम्युनिटी को राइट्स है कि वो अपने ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे लीडर रहेंगे और वो अपनी बातों को रख सकेंगे। ये तो हो गया रिवीजन थोड़ा जल्दी हो गया। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका की कहानी। कहाँ की कहानी बेटा? श्रीलंका। अपने छोटा सा जो नीचे पड़ता है, श्रीलंका इंडिया के नीचे पड़ता है, ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पे पड़ता है अपना श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में हम देखते हैं कि यही कहानी जो बेल्जियम में चल रही थी वो श्रीलंका में भी चल रही थी कि वहां पे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में, बस थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस था, और आपने जो अभी ऊपर पढ़ा ना, इसी को अकोमोडेशन कहते हैं कि पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट की गई थी बेल्जियम के द्वारा? एकोमोडेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, एकोमोडेशन पॉलिसी यही थी कि वहां पे पीसफुली चेंजेस को लाया गया और सबको रहने का वहां पे अधिकार है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन पॉलिसी। ठीक है बेटा, अब देखो श्रीलंका में आगे बात, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म फॉलो होगा। क्या होगा बेटा? मेजोरिटिज्म फॉलो होगा। अब श्रीलंका में कितने परसेंट लोग जो है वो सिंघाला स्पीकिंग है? वो है 70%। ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है यहाँ पे, यही है सिंघाला। ये क्या बेटा? ये है सिंघाला। उसके बाद देखो सिंघाला जो थे वो 74% थे। फिर तमिल स्पीकर थे, कौन कौन जो तमिल बोलता हो, उसमें 18% टोटल थे, जिसमें से 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे जो वहां पे पैदा हुए हैं, और लेकिन लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो तमिल कर रहे हैं। और 5% जो थे वो इंडियन तमिल थे। मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडिया से कहाँ आ गए? श्रीलंका आ गए। कहाँ आ गए बेटा? श्रीलंका। कहाँ आ गए? श्रीलंका, श्रीलंका, रावण के देश में आ गए। ठीक है, अब आगे देखो, और 7% पॉपुलेशन जो थी वो क्रिश्चियन थी, और बस्ती जो 1% है वो अदर कम्युनिटीज में आती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया उसका कि पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कैसी थी, उसको आपने जान लिया। अब आगे देखते हैं, श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, श्रीलंका की कहानी देखो। श्रीलंका is an island nation just few kilometers off to the southern coast of India. It has a diverse population of about 2 crore people with 74 Sinhala speaking and 18 Tamil speakers. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. मैंने बताया ना आपको कि श्रीलंका जो है वो साउदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है, साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। ठीक है, मतलब निचली भाग में पड़ता है। ठीक है, और 74% वहाँ पे सिंघाला है, 18% वहाँ पे तमिलियंस हैं, और 7% क्रिश्चियन और 1% अदर कम्युनिटीज़ है। ठीक है, और सिंघाला भी एशिया की हर कंट्रीज जैसे क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है वहाँ की। ठीक, जैसे सिंघाला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, हिंदू, मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि सिंघाला को देखो, यहाँ पे देखो सिंघाला को क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो सिंघालाज
जो इंडिपेंडेंस कब मिला था इसको, बेटा देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिला था आपको 1948 में। कब मिला था बेटा? 1948 में। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो हुई वो कहानी देखो, इंडिपेंडेंस के बाद से तो असली कहानी शुरू होती है। सब ग्रुप्स ऑफ तमिल्स हैव टू सब ग्रुप्स, वो बताएगा आपको। मैं बताना चाहूंगा कि सिंघालियन तमिल कौन थे और नेटिव तमिल कौन थे। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल who constitute 13% of population and are concentrated in the north and east of Sri Lanka. Most of Sinhala speaking people are Buddhist while the most of Tamil are Hindu. मतलब कह रहा है कि जो आपके श्रीलंकन तमिल थे उसमें वो जो श्रीलंकन तमिल वो होते हैं जो वहाँ पे पैदा हुए थे श्रीलंका में, लेकिन लैंग्वेज यूज़ करे थे तमिल, और ये जो थे वो ज़्यादातर हिंदू थे और मुस्लिम थे। लेकिन जो हमारे सिंघाला लोग थे वो कौन क्या थे? बुद्धिस्ट थे। क्या थे बेटा? बुद्धिस्ट थे। अब आगे देखो इंडियन तमिल क्या है बेटा? कि द तमिल्स whose forefather come from India as plantation worker during colonial rule and settle in Sri Lanka are called इंडियन तमिल। मतलब ऐसे लोग जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे उनके फोरफादर्स, उनके जो पूर्वज थे वो आए थे श्रीलंका में, उसको कहते हैं इंडियन तमिल। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 18 में से 5%। ठीक है, अब असली कहानी शुरू थी कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका क्या है। सर सब चीजें तो सही चल रही हैं, तो विवाद कहाँ शुरू हो रहा है वो देखेंगे। सर सारी चीजें सही हैं, यहाँ तमिल है, यहाँ शिल्हालाज है, यहाँ क्रिश्चियन है, अभी तक तो कोई लड़ाई नहीं है। बेटा लड़ाई अब स्टार्ट होगी ना, अब लड़ाई स्टार्ट होती है कि मैंने जैसे बताया था ना आपको 1948 में यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंस। उसके बाद से सिंघालास जो थे उनके लीडर्स थे लीडिंग रोल में। जैसे अपने इंडिया में मोदी जी नहीं, अपने इंडिया में क्या, अपने इंडिया में गांधी जी, ठीक है, 1947 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, ये लोग लीड पे थे ना। तो वैसे ही वहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटी के लोग थे वो उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे लीड में थे। और इन्होंने क्या कहा कि जो कंट्री होगी वहाँ पे किसकी चलेगी? वहाँ पे सिंघालास की चलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या फॉलो होने लगा? मेजोरिटिज्म फॉलो होने लगा। अब देखो सिंघाला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डोमिनेट द मिनॉरिटी तमिल पीपल एंड प्रैक्टिस मेजोरिटेरियन पॉलिसी। व्हाट इज ऑल अबाउट मेजोरिटेरियन पॉलिसी? जब कोई मेजोरिटी पार्टी या फिर मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है किसी कंट्री में बिना माइनॉरिटी के विशेस और नीड्स को पूरा किए, उसको बोलते हैं मेजोरिटिज्म। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? जब कोई, लिख लो, व्हेन एनी मेजोरिटी कम्युनिटी rules the country without fulfilling the wishes and the needs of the minority community in the country or the region, this process is known as, or this event is known as majoritism. ठीक है, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। मतलब 1956 में क्या हो गया कि सिंघाला को बोला गया कि जो सिंघाला लैंग्वेज है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज अब श्रीलंका की। तो बेटा एक बात बताओ, क्लास में बच्चे हैं 40, अब बोला जाए कि क्लास में से बच्चे जो हैं वो 40 हैं और 30 बच्चों को चलो इंग्लिश आ रही है, 10 को नहीं आ रही है। अब बोला है क्लास में सिर्फ इंग्लिश में ही बातें होंगी तो 10 को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो वही यहाँ पे भी हाल हो गया। लेकिन बोला यहाँ पे क्या हो गया कि सिंघाला जो थे उनको बोला गया कि आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। सिंघाला जो हो गया वो श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। लेकिन यहाँ पे तमिलियंस को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? कोई भी काम में तमिलियंस को प्रॉब्लम होगी। हाँ भाई ठीक है, अब आगे देखो और क्या पॉलिसीज निकली कि पॉलिसी नंबर 1 तो हो गया कि शिलान्यास जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। पॉलिसी नंबर 2 क्या है? पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी नंबर 2, द गवर्नमेंट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। कि भैया जो अब सिंघाला बोलेगा उसी की बल्ले बल्ले होगी और तुम्हारी नहीं होगी, वही जॉब करेगा, सरकारी जॉब वही करेगा। ठीक है, अगर कंट्री में, अपने इंडियन कंट्री में फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए कि जो अपनी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही सारे गवर्नमेंट जॉब करेगी, मिनॉरिटी कम्युनिटी गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगी, तो क्या होगा? डिस्प्यूट खड़ा होगा। वही यहाँ पे भी हुआ, तमिलियन का मुंह क्या हो गया? मुंह बेचा वो हो गया सैड, और सिंघालास क्या हो गए? पूरा हैप्पी पार्टी करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, द स्टेट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। मतलब कि तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया। हम जान रहे हैं कि जो तमिलियन थे वो हिंदूज और मुस्लिम दोनों थे, और सिंघाला जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है,
तो आप बताओ, सिर्फ बोल दिया जाए कि कंट्री में किसी एक रिलीजन को ही फॉलो किया जाएगा तो अदर रिलीजन्स को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो ये जो थे वो डिस्प्यूट के कारण बनते हैं, कॉज बनते हैं कि वहाँ पे क्यों लड़ाई हुई। ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। ऑल दीज मेजर इंक्रीज ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग श्रीलंकन तमिल। ये सब की वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे उनके अंदर क्या हुई? फीलिंग बेकार हुई, भैया हमारी क्या गलती है, चलो 5% को हटाओ, इंडियन को हटाओ, 5% जो बाहर से, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हम भी तो यहाँ के सिटीजन हुए हैं, हमारा भी तो राइट हुआ, उसका क्या? बस ये तो सिंघालाज अपने बारे में सोच रहे हैं, तो यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फैक्टर लीड टू सिविल वॉर। अब वहां पे क्या हो जाता है ना बेटा, सिविल वॉर। अब सिविल वॉर को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर की नौबत आ गई, ठीक है। मेजर taken in majoritism gradually increase the feeling of alienations among Sri Lankan Tamil. They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminate against them in getting job and other opportunities and ignored their interest. उनको लगा, किसको लगा बेटा? श्रीलंकन तमिल्स को लगा कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, हमारे इक्वल राइट्स के बारे में सोच ही नहीं रही है, हमारे जॉब्स, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को तो पूरा हटा दिया, इग्नोर कर दिया गया। बस वो किसके बारे में सोच रही है? सिंघालाज के बारे में सोच रही है। तो बेटा बुरा तो लगेगा ना जब पापा सिर्फ भैया और दीदी के बारे में सोचेंगे, तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। वही कहानी यहाँ हो गई, ठीक है। आगे देखो, एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंघालाज एंड तमिल कम्युनिटी गॉट स्ट्रेन ओवर टाइम। मतलब जो रिलेशन था वो खराब होने लगा। जब तुम्हारे भैया और दीदी को सारी फैसिलिटी दी जाएगी, तुम्हें नहीं दी जाएगी, तो तुम्हारे भैया दीदी और तुम में क्या होगा? डिस्प्यूट खड़ा होगा, रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा? वैसे यहाँ भी होने लगा। आगे देखो, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब देखो, तुमको दिक्कत होगी तो तुम घर में क्या करोगे? खाना नहीं खाओगे, रिवॉल्ट पे बैठोगे, भैया मुझे भी चाहिए, पापा मुझे भी चाहिए जो भैया दीदी को मिल रहा है। लेकिन क्या हो सकता है, तुम्हारी बात को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ भी हुई। यहाँ की गवर्नमेंट में कौन बैठा था? सिंघाला। तो सिंघाला, ये लोग रिवॉल्ट किए, ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए, इक्वालिटी को पाने के लिए स्ट्रगल किए, लेकिन इनकी बातों को क्या किया गया? डिनाई। और ये क्या हो गया? सैड हो गया फिर से, जैसे तुम सैड हो जाओगे, ठीक है। फिर देखो, बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन द नॉर्थन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया हमको एक नया स्टेट दे दो अगर मेरी बातों को नहीं सुनोगे तुम, ठीक है। हमारा एक सेपरेट रीजन बना दो जहाँ पे हम रहेंगे, और सेपरेट रीजन बनाने के बाद क्या होगा? हम तुमसे कुछ मांगेंगे भी नहीं और तुम अपना आराम से रहना, हम भी अपना आराम से रहेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से तुमको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो आ गया। लेकिन फिर इस बात को भी क्या किया गया? डिनाई कर दिया गया। अब तो क्या होगा? अब पूरा तुम्हारी बातों को डिनाई किया जा रहा है। पापा कुछ मान ही नहीं रहे तुम्हारी बात, मम्मी कुछ मान ही नहीं रही तुम्हारी बात, तो तुम रोओगे ना? हाँ या ना? या तुम लड़ोगे अपने भाइयों से, कुछ बोल नहीं पाओगे मम्मी या पापा को, तो तुम क्या करोगे? अपने भाइयों से लड़ोगे। तो ये भी क्या करेंगे? ये भी अपने में लड़ाई करेंगे। सिंघाला वर्सेस क्या होगा? तमिलियन होगा। मतलब सिटीजन्स और गवर्नमेंट अपने में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सिविल वॉर, वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन वाली सिविल वॉर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि आयरन मैन आया और सिविल वॉर में लड़ने लगा कैप्टन अमेरिका के साथ। नहीं, ये जो सिविल वॉर होता है वो क्या होता है? ये होता है पब्लिक वर्सेस किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country that becomes so intense that it's appear like a war। मतलब जब दो ग्रुप्स की लड़ाई होती है या गवर्नमेंट और पब्लिक की लड़ाई होती है, इंटरनल कंट्री के अंदर ही लड़ाई होती है और इतनी बड़े लेवल पे होती है कि वो वॉर की तरह लगे, उसको बोलते हैं हम सिविल वॉर, जिसमें लोगों की मौत भी हो जाती है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब होता है, और क्या होता है? पूरी की पूरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, वहां पे पूरी पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है। तो दोनों केस समझ में आ गया, बेल्जियम का और श्रीलंका का, ठीक है बेटा। यहां तक के लिए मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है और बेल्जियम में क्या हो रहा है, ठीक है। बेल्जियम में पावर शेयरिंग कर दी गई थी और वहां पे सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की गई और वहां पे चीजें बेकार हो गई। तो ठीक है, इससे क्या समझे आप? हम अभी तक ये समझे कि जो पावर शेयरिंग है, जो हमारी
पावर शेयरिंग है अगर होती है तो भैया उस कंट्री के बल्ले बल्ले, ठीक है, वो कंट्री बहुत सही तरीके से चलेगा, जो कि बेल्जियम में हो रहा था। लेकिन अगर हमारा पावर शेयरिंग नहीं होता है तो क्या होगा, जो श्रीलंका में होगा कि बेकार होगा, हाँ या ना। और यहां पे क्या हो रहा था, चीजें सही हो रही थी बेल्जियम में, और यहां पे क्या हो रहा था, बेकार होता। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या है, एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छी बात है, ठीक है। अब पावर शेयरिंग कैसे अच्छा है, सर आपकी बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे, चलो बेटा ना करो, अब उसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं कि मोरल और प्रूडेंशियल रीजंस क्या है कि पावर शेयरिंग को अप्लाई करना चाहिए। तो चलो अपनी बातों को मैं प्रूफ करूं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग एक डिजायरेबल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, या जो गवर्नमेंट में यूज होनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट में यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मोरल क्या है, मोरल चीजें क्या है कि पावर शेयरिंग सही है। पहला है पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अगर डेमोक्रेसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन सॉरी क्या है, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है कि व्हेन द सिटीजन आर having the rights like equality, right to freedom and right to speech, उनको अपने तरीके से बोलने का है फ्रीडम, उनको अपने तरीके से रहने का है, सबको एक समान माना जा रहा है, उसी को ना डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो पावर शेयरिंग में क्या देखा गया बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई और सबको एक समान माना गया, सारी कम्युनिटीज को एक समान रखा गया और उनको फ्रीडम दिया गया, प्रोवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में ये चीज नहीं हो रही थी। तो पावर शेयरिंग की वजह से क्या होगा, पावर शेयरिंग की वजह से जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और डेमोक्रेसी है, वो मेंटेन रहेगी। क्लियर एवरीवन। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि लिगिमिटिएट गवर्नमेंट। लिगिमिटिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो उनके पास राइट्स है कि वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। किसमें पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नमेंट फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है बेटा। तो जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट में लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी, जो कि बेल्जियम में हो रहा था कि डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी सब पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन हमारी श्रीलंका में क्या स्टोरी चली थी, श्रीलंका में सिर्फ एक कम्युनिटी पार्टिसिपेट करी थी, सिर्फ एक टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो है सिंघाला, जिसके वजह से वहाँ की कंट्री की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा आगे चल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है और बेकार हो जाती है, ठीक है। तो लिगिमिटिएट गवर्नमेंट इंश्योर करता है पावर शेयरिंग। बेटा प्रूडेंशियल रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि सर मोरल तो बता दिए, प्रूडेंशियल से भी प्रूफ करके दिखाइए। चलिए आपकी बातों पर विश्वास हो रहा है धीरे धीरे, 50% हो गया, अब 50% और बताइए। सर प्रूडेंशियल रीजन है कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, लड़ाई, ठीक है। तो पावर शेयरिंग जहां पे हुई बेल्जियम में, वहां पीस मेंटेन था, बेल्जियम में पीस मेंटेन था, सब हैप्पी थे। लेकिन श्रीलंका में क्या था, पीस मेंटेन नहीं था, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो थे वो ज्यादा थे। थे क्या, वहां पे तो सिविल वॉर हो गया ना बेटा, ठीक है। तो पावर शेयरिंग अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन पावर शेयरिंग अगर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे नहीं होगा और गवर्नमेंट सिस्टम जो होगा सही से चलेगा। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग की वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो बनी रहती है। मतलब बेल्जियम में पावर शेयरिंग की वजह से स्टेबिलिटी जो थी वो क्या थी, मेंटेन थी, लेकिन श्रीलंका में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं थी। समझ आया कि नहीं आया बेटा? मेरे ख्याल से मोरल और पावर प्रूडेंशियल रीजन दोनों समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों एक अच्छा सिस्टम है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखो क्या है, एक टॉपिक हमारा आ जाता है, tyranny of majority is not just oppressive for the majority, it often bring ruin to the majority as well। कहना चाह रहा है कि जो बर्बादी है वो सिर्फ जो मेजॉरिटी की तरफ से क्रूरता है या बर्बादी कर रहा जा रहा है मिनॉरिटी के लिए, वो सिर्फ मिनॉरिटी को हर्ट नहीं करेगा, वो मेजॉरिटी को भी हर्ट करेगा। जैसे क्या, श्रीलंका में आगे चल के सिविल वॉर हुआ तो इससे सिर्फ मिनॉरिटी का तो घाटा नहीं हुआ ना, दोनों कम्युनिटीज का इक्वल घाटा हुआ, मेजॉरिटी का भी हुआ था, हाँ या ना। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होंगी, डिमांड कम होगा तो डेवलपमेंट में फर्क जाएगा, और इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी खराब होगी तो उनको उनके इस कंट्री में क्या होगा, उनके कंट्री में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस कई बार तो क्या होगा कि फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएंगे, तो क्या होगा, माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी को भी वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो
और आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो रीजन क्या थे। ठीक है, देख लो, प्रूडेंशियल रीजन है कि पावर शेयरिंग में कैसे प्रूडेंशियल रीजन की वजह से पावर शेयरिंग गुड है। ठीक है, उसके बाद से आपको आता है मोरल रीजन। ठीक है, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं इन दोनों टॉपिक्स को ऊपर समझा चुका हूँ मैं। ठीक है बेटा, कि मोरल में वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मेंटेन करती है, और क्या होता है बेटा कि लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब सारे सिटीजन जो है वो रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल फंक्शनिंग में। ठीक है, उसके बाद से एक और टॉपिक आता है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व इट with those affect by the exercise and whose have live with it effect, मतलब कि डेमोक्रेटिकल इफेक्ट जो होता है वो सब पे पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप पे नहीं पड़ता है पावर शेयरिंग की वजह से। ठीक है, उसके बाद से देखो क्या होता है, प्रोटेक्शन रीजन मैंने बता दिया था कि वायलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, वहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं होता है, और वहाँ पे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक के टॉपिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बच जाता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे कल बेटा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और पार्ट 2 में आपको मिलेगा पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं, सिंगल पर्सन, मल्टीपल सिटीजन्स, फिर उसके बाद से आपके पावर शेयरिंग अमंग्स द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल, फिर आपका आता है कि पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टी एंड सोशल कम्युनिटीज। इन सब चीज़ों को खत्म करने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे। उसके बाद से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।